नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल किसको कहते हैं मालूम है? एवरीथिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल, या एवरीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, रिसोर्स किसको बोलते हैं? तो रिसोर्स आर द थिंग्स, है ना, द थिंग्स which are useful to us is called resource। हर वो चीज जो हमारे मतलब का हो या जिसका लाभ हो, है ना, जो हमारे लिए लाभदायक हो, यूजफुल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ठीक ना, जैसे सपोज अगर हम इस पेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पेन से हम लोग लिखते हैं, सो दिस इज वेरी यूजफुल रिसोर्स, है ना, ये हमारा रिसोर्स इसको कहेंगे। अगर हम कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी हमारा क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर से चूंकि हम काम करते हैं इसलिए कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? यूजफुल है, और चूंकि ये यूजफुल है इसलिए इसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। ठीक ना, यानी जिस चीज का हमारे लिए इंपॉर्टेंस अगर है ना, तो उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि नेचुरल रिसोर्स को इस तरह से अगर डिफाइन करना रहेगा तो क्या कहेंगे? एवरीथिंग, या लिख सकते हो कि द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचर, जो नेचर से हमको ऑब्टेन होता है, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स हम समझ गए कि हर चीज जो हमारे लिए यूजफुल होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे? तो द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। क्लियर? अब सपोज हमारा ये पेन है तो ये हमारा रिसोर्स है जरूर, लेकिन इसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहेंगे? इसको हम लोग नेचुरल नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द नेचर। इसको हम लोग बनाए हैं ना जी, है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इसलिए ये हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक ना, कंप्यूटर चूंकि हम लोग बनाए हैं इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल रिसोर्स कहेंगे। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़े हैं, उन सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़े हैं जो हमको नेचर ने दिया है या ऑलरेडी हमारा नेचर में अवेलेबल है। जैसे अगर एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो जैसे सन है, सन क्या हम लोग बनाए हैं? सन हमारे लिए है कि नहीं? सन से हम लोग को क्या मिलता है? सन हम लोग को हीट प्रोवाइड करता है ना, और न केवल ये हीट प्रोवाइड करता है बल्कि ये तुम्हारा लाइफ को, जो भी लाइफ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओनली ड्यू टू द सन। सन के कारण ही हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये सन हीट नहीं अगर प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? ये जो धरती जो देख रहे हो इस पर ना पेड़ पौधा होगा ना जीव जंतु रहेगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा जी? टेम्परेचर इतना लो रहेगा कि यहाँ पे सरवाइव करना लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सन हमारा रिसोर्स हुआ कि नहीं? और ये कौन रिसोर्स हुआ? तो नेचुरल रिसोर्स हुआ। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट, जंगल, ठीक ना, कहाँ पर है? तो हमारा अर्थ पे है। तो अर्थ पे ये जो तुम्हारा जंगल जो देखने को मिल रहा है, तो इस फॉरेस्ट में बहुत सारा लाइफ फॉर्म्स है ना, प्लांट्स है, एनिमल्स है, तुम्हारा इसी के आसपास रिवर वगैरह है। तो ये सब हमारे मतलब का चीज है, यानी ये सब का होना
जरूरी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल रिसोर्स टू अस, हम लोग सबके लिए क्या है, एक यूजफुल रिसोर्स है, इसका हम लोग बहुत सारा लाभ उठाते हैं। तो ये वो जो है वो मेरा क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स हुआ, है ना। तो सन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तुम्हारा एयर है ना, एयर है, इसके अलावा तुम्हारा लैंड है, ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको एक टर्म पढ़ते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायो का मतलब ही होता है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ, ठीक ना। तो बायोस्फीयर में तुम्हारा क्या क्या आता है, तो बायोस्फीयर को समझने के लिए जैसे हम अर्थ की बात अगर कर रहे हैं, तो अर्थ पे तुम्हारा क्या है, तो फॉरेस्ट है ना। जैसे ही फॉरेस्ट पे नजर देते हो तो वहां पे तुम्हारा क्या क्या मिलेगा, तुम्हारा प्लांट्स मिलेगा, एनिमल्स मिलेगा, है। इसके अलावा और भी नेचुरल रिसोर्सेज में तुम्हारा मिल सकता है, और ये सब का होना जरूरी है ना। एनिमल भी कई तरह का एनिमल है कि नहीं, और हर एक एनिमल एक दूसरे से क्या करता है, लाभ उठाता है ना। डॉग है तो कैट को खाएगा, है ना, डॉग है तो उसको फिर तुम्हारा कार्निवोरस है ना, हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सारा एनिमल्स है। तो ये सब तो है ही, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। फॉरेस्ट में तुम्हारा लिविंग थिंग्स मिलेगा कि नहीं, लेकिन क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स के कारण इसका सर्वाइवल पॉसिबल है, जमीन पर जीव जंतु पेड़ पौधा सब कुछ है, ठीक ना। तो क्या वो अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ उसके रहने से सर्वाइव कर जाएगा, उसके सर्वाइवल के लिए हम क्या होना चाहिए, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि तुम्हारा लैंड है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, तुम्हारा एयर है कि नहीं, ये सब के होना भी जरूरी है। यानी कि ये सब के रहने से ही इसका सर्वाइवल पॉसिबल है, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। यानी बायोस्फीयर किसको बोलेंगे, तो बायोस्फीयर एक प्रकार का हमारा सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो कैसे बना है, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स से मिलके बना है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स पे वो डिपेंडेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। यानी बायोस्फीयर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का होना जरूरी है। इस तरह से तुम अगर ऐसे करो बायोस्फीयर, तो इसका दो कंपोनेंट कौन कौन हो गया, एक हो गया हमारा लिविंग थिंग्स हो गया, और सेकंड थिंग मेरा क्या हो गया, तो नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या क्या हो गया, प्लांट्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, है ना, माइक्रोब्स वगैरह हो जाएगा, है ना। ये जो भी चीज तुम लिविंग देख रहे होगा, वर्ड्स वगैरह, तो ये सब के सब तुम्हारा क्या है, लिविंग थिंग्स हो गया। नॉन लिविंग में तुम्हारे पास क्या है, क्या है, तो लैंड है, एयर है, वाटर है ना, ये सब तुम्हारा नॉन लिविंग में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों से मिलके बायोस्फीयर बना है। लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या नाम देंगे, बायोटिक कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर का ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, अबायोटिक। तो इस तरह से बायोस्फीयर एक ऐसा सिस्टम है जो किससे बना, तो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट को मिल करके बना है, ठीक ना। और ये दोनों कंपोनेंट्स के मदद से ही यहाँ पे ये सिस्टम है जो मेंटेन्ड है, क्लियर। अब इसके आगे अगर हम लोग आते हैं, तो रिसोर्सेस, हम लोग तो यहाँ नेचुरल रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो रिसोर्सेस ऑन द अर्थ, वो भी कौन सा, नेचुरल रिसोर्स, है ना। हम लोग सिर्फ मतलब थीम रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, है ना, चैप्टर जो हमारा कह रहा है उसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो रिसोर्स में हमारे पास क्या क्या है, जैसे एयर है, लैंड और क्या है मेरे पास, वाटर है ना। अब एयर, एयर हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो एयर के लिए हमारे पास क्या है, एटमोसफेयर है ना, एटमोसफेयर। लैंड के लिए हमारे पास जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर, और वाटर के लिए क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। एटमोसफेयर
का डिफिनीशन अगर देना रहे तो क्या कहोगे? तो इट इज ए थिक लेयर ऑफ एयर, है ना, सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ को सराउंड करने वाला एयर का जो थिक लेयर है ना, या एयर का जो ब्लैंकेट है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगर लिथोस्फेयर का, तो लिथोस्फेयर उस लैंड को बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या, अर्थ का जो क्रस्ट है हमारा, है ना, थिक क्रस्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स क्या बनाता है? लैंड, लिथोस्फेयर बनाता है, ठीक ना। जैसे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो एयर के थिक लेयर से। उसी तरह से लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो थिक क्रस्ट ऑफ लैंड से, है ना, हार्ड। जो क्रस्ट होगा वो कैसा रहेगा? एकदम हार्ड रहेगा। और हाइड्रोस्फेयर किसको बोलेंगे? तो ये तुम्हारा वाटर बॉडीज को बोल रहा है ना। तो इट कवर्स 75% ऑफ वाटर बॉडी, है ना, इन डिफरेंट फॉर्म। वाटर बॉडी अलग अलग फॉर्म में है, जैसे कि कहीं पे ओशियंस है ना, सीज है, रिवर्स है, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा क्या है? पॉन्ड्स है, लेक्स है। इसके अलावा हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी है। अंडरग्राउंड वाटर 75% जो पानी जो बोल रहा हो ना, ये सब मिला करके है। और ये जो परसेंटेज है ना, कभी घटता उठता नहीं है, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे कि कैसे नहीं घटता है, क्योंकि ये सब के लिए वाटर साइकिल है हमारा पढ़ना। यानी यहाँ जितना पानी है, कितनो यूज करोगे तो वो फिर जाकर के रिसाइकिल होकर उतने को उतने रह जाएगा। यानी ये सब एकदम मेंटेन्ड है। तो हाइड्रोस्फीयर देख लिया, लिथोस्फीयर देख लिया, एटमॉस्फेयर देख लिया हम लोग। अब हम लोग एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारा एयर है ना। इसका अगर एयर का कंपोजिशन की बात अगर करते हैं, एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? उस एयर का है ना बोलते हैं। तो एयर का कंपोजिशन में क्या क्या आता था? एयर में क्या क्या है? O2 है, O2 के बाद क्या है? N2 है, उसके बाद हमारे पास क्या है? CO2 है, उसके बाद हमारे पास क्या है? तो वाटर वेपर्स। फिर तुम्हारे पास क्या है? आर्गन है, तुम्हारा हीलियम है ना। ये सब कुछ इनर्ट गैस है, जिसमें कि O2 का परसेंटेज कितना होता है? 21%। N2 का परसेंटेज 78%। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 99%। और ये बाकी जो बचा ना, ये तुम्हारा है 1%, ठीक है। जिसमें CO2 को अगर अलग कर दिया जाए तो इसको 0.037 इतना परसेंट होता है, ठीक है। तो ये है कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइफ जो एग्जिस्ट करता है कहां पर? लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, है ना। अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करने का क्या कारण है? तो इसलिए लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। अब ऐसे देखो, ये है हमारा सन, ठीक ना, ठीक है। और ये है हमारा अर्थ, ज्यादा बड़ा बना दिया। ये है हमारा मून, ठीक है। और भी अलग अलग प्लैनेट्स है कि नहीं, है ना। लेकिन ये सारे प्लैनेट्स के बावजूद हम लोग क्या कहते हैं कि अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है ना। लाइफ यहाँ पे इसलिए क्योंकि अर्थ के चारों ओर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये क्या करता है कि सन से आने वाला जो रेडिएशन है, जो हीट है, वो यहाँ जब आता है तो इस एटमॉस्फेयर से हो करके गुजरता है, ठीक ना, यहाँ से हो करके गुजरता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? बाकी सारे प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए यहाँ से जो हीट आएगा तो डायरेक्ट वो कहाँ?
यहां चला जाता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या क्या होता है वो सुनो। तो अर्थ पे, ये है हमारा अर्थ। अगर हम डे टाइम की बात करते हैं, ठीक ना, तो अर्थ पे डे टाइम में टेम्परेचर कितना रहता है, 40 डिग्री से। और वहीं तुम्हारा अगर नाइट हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से। अब ये 40 डिग्री से और 0 डिग्री से लिखने का क्या मतलब है, इसको ये मत समझना कि 40 पे एकदम फिक्स्ड रहता है ना। अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स है ना, अलग अलग स्टेट में देखोगे तो टेम्परेचर तुम्हारा कुछ वेरी करेगा, कहीं पे 1 डिग्री कम रहेगा, कहीं पे ज्यादा रहेगा, कहीं ज्यादा ही कम रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो ये 40 डिग्री जो हम लिए हैं, ये एक तरह से एवरेज टेम्परेचर हुआ, ठीक है। उसी तरह से 0 डिग्री टेम्परेचर करने का मतलब हुआ कि एक एवरेज हम ये लिए हैं, समझ गए। यानी पूरे पृथ्वी पर टेम्परेचर क्या रहेगा, एक एवरेज 0 डिग्री रहता है ना। कहीं पे 0 से आगे पीछे रहेगा, लेकिन उसको एवरेज दिया जाए तो 0 डिग्री कहेंगे ड्यूरिंग नाइट, और ड्यूरिंग डे क्या रहेगा, तो 40 डिग्री से रहेगा। लेकिन यही चीज अगर तुम कहाँ चले आओ, अगर मून की बात करते हैं, तो मून पे क्या होगा, डे टाइम में पहुंच जाता है 110 डिग्री सी, ठीक ना, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। लेकिन वहीं रात में चले जाओ तो 190 डिग्री माइनस, है ना, ड्यूरिंग नाइट। रात में -190 हो जाता है। अब सोचो यहाँ पे आदमी रह पाएगा, है 40 तक तो मेंटेन कर लेता है लोग, लेकिन 110 में आदमी सरवाइव कर पाएगा, है नहीं जी पाएगा। उसी तरह से गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मतलब कि सब के सब मैंने पूरा जो लाइफ है ना, वो लाइफ ही खत्म हो जाएगा। ना पेड़ यहाँ टिक सकता है, ना माइक्रोब्स रह सकता है, ना एनिमल्स रह सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे एकदम जो बैक्टीरिया के रहेगा तो वो रहेगा, ठीक ना, लेकिन उसको लेके नहीं चलो। तो यहाँ पे तुम्हारा लाइफ फॉर्म जो तुम्हारा 110 में हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अरे 60-70 डिग्री सी में हमारा खाना बनता है, ठीक ना, वो भी चिकन वगैरह की बात बता रहा है, जो ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब सोचो चिकन जैसा चीज सी से जाता है, तो 110 डिग्री सी में क्या हो जाएगा मेरा, ये सब जो है ना। तो ये हो गया, इस वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे अर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब एक कारण और देखो, हमारा अर्थ के अगल बगल में क्या है, वेनस है, मार्स है। यहाँ पे CO2 का जानते हो परसेंटेज कितना रहता है, 95% से लेकर 97% तक। अब सोचो CO2 का कितना परसेंटेज है, अब यहाँ पे आदमी सरवाइव कर पाएगा, यहाँ 0.03 है अर्थ पे, उसमें तो कभी कभी आदमी कन पूरा क्या हो जाता है सफोकेशन फील होने लग जाता है ना, दिक्कत हो जाता है कि नहीं गर्मी वर्मी के दिन में। और जहाँ 95-97 रहेगा तो सरवाइव करना मुश्किल होगा कि नहीं। तो ये चीज, यही सारा कंडीशन के वजह से और सब प्लेनेट के कंपैरिजन में लाइफ एग्जिस्टेंस की बात किया जाए तो अर्थ पे पॉसिबल है, लेकिन अदर प्लेनेट पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन एक आता है कि ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर ऑन द surface of the earth is not very high, है ना, पूछेगा वाई, तो क्या कहोगे, द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर क्या करता है, तो डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द सन, है ना, सन से जो आने वाला जो हीट है ना, उसको अलाउ नहीं करता है, क्या चीज कर लिए, टू रीच
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर पहुंचने नहीं देता है ना, सारा हीट को पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई क्या करोगे, टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई ऑन द क्या अर्थ, आंसर। उसी तरह से अगर तुमको ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात किया जाए तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग नाइट, यहां भी एटमॉस्फेयर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एटमॉस्फेयर डज नॉट allow all the heat to escape from the surface of the earth, अर्थ के सरफेस से जो हीट था है ना, वो सारा हीट को स्कैप होने नहीं देता है ना। जिस तरह से ये टोटल को यहाँ अंदर आने नहीं देता है, उस तरह से जब अंदर जो हीट रहता है बाहर भी निकलेगा तो कंप्लीटली बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाता है। और इसी वजह से क्या कहेंगे, एंड दैट्स वाई टेम्परेचर इज क्या रहेगा, इज वेरी लो, है ना, या कह सकते हो कि इज मेंटेन्ड, है ना, जो चाहिए वो है, ठीक है। ये कारण है, ये चीज हम लोग देख लिए।